क्या है ये KK पार्क? Myanmar has become a hotspot for cyber scams. Criminal networks are running vast scam centers. World's most infamous cybercrime in Myanmar. 500 who fled that cybercrime hub in Myanmar. ये कोई 100, 200, 500 जामतारा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज KK पार्क को लोग पूरी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा मानते हैं। आपके शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा बचा नहीं है जहां आपको यातना ना दी गई हो। जब मैं मणिबंध में सोच रहा था या तो मैं जिंदा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कुछ पता नहीं वहां से। ये मैं इसको सिर्फ स्कैम ऑफ मनी नहीं बोलता, स्कैम ऑफ लाइफ भी बोलता हूँ। एक्चुअली म्यांमार में मिलिट्री ही राज करती है और ये मिलिट्री चाइनीज के पास बीत चुकी है। और इस जगह के ऊपर जितने भी ये लेविस ऑफिसेज हैं, इनके जो बॉसेस हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं। वहाँ पे दो तरीके के स्कैम चलते हैं, एक होता है क्रिप्टो का स्कैम और एक होता है बेटिंग का स्कैम। एक लंबे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बाद जब उस मेजर को एनालाइज किया गया तो पाया गया कि जो व्यक्ति फाइनली मैंने फीस लिया है वो तो एक चाइनीज नेशनल है और एक बड़े माफिया गैंग का मेंबर है। वो चाइनीज इतने बुरे हैं कि लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करे जाते हैं, सबके सामने कपड़े निकाल के उनका फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है, उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। अब दुनिया के अंदर म्यांमार ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर ऐसे स्कैम होते हैं। इसके अलावा लाओस, कंबोडिया और दुबई जैसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम होते हैं। कि एक बार आप उस नट में गए तो फिर ईश्वर के भरोसे ही नमाज पढ़ेंगे। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं और इनमें से आधे बच्चों को भी जॉब नहीं मिलती। और ये जो बच्चे हैं इनका एक बड़ा परसेंटेज फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करता है और अब्रॉड जाकर अपनी किस्मत को बदलने का सपना देखता है। ये कहानी है कुश की, एक 33 साल का युवक जो मुंबई में रहता है। अपनी जिंदगी में हर चीज ट्राई करने के बाद अचानक उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वो बाहर जाकर नकल कर सकता है और लाखों रुपए कमा सकता है। एक सपने को भूलकर वो निकलता है मुंबई से बाहर पहली बार। और फिर शुरू हुई एक नई उड़ान जिसका एंड आसमान नहीं बल्कि एक खतरनाक ट्रैप होने वाला था। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरी एज है 33। काफ़ी टाइम से अच्छी जॉब की तलाश में एक एक्सप्लोरेशन देख रहा था खुद के लिए कि कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए। तो एक दिन मैं रैंडमली इंस्टाग्राम चला रहा था, वहाँ पे देखा कि जॉब इन थाईलैंड करके एक पोस्टर आया था मेरे सामने। उसमें सारी डिटेल्स दी हुई थी कि जैसे कि आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जैसे मुझे बताया जाता कि मेरी सैलरी होगी 30,000 थाई बात। अब जो इंसान 40,000 महीने का कमा रहे हो और अगर उसको 30,000 थाई बात की सैलरी मिलेगी तो एक बार वहाँ पे आकर्षित तो हो गई। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया और इंस्टाग्राम पे मुझे सामने से मैसेज आया और उन्होंने थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, जैसे कि एज क्या है, आपने पहले क्या काम किया हुआ है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। एक बंदा था आकाश माली करके, तो उसको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की। उसने मुझे एक एजेंट से कनेक्ट करवाया जिसका नाम था एमा। अब वो उसका असली नाम नहीं है, उसका असली नाम आज तक इसको पता नहीं चला है कि उसका असली नाम क्या है कर। उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल कराया, 3 राउंड इंटरव्यू के करवाए। पहला बेसिक HR राउंड था, फिर उसके बाद हमारा एक जो टीम के लिए काम करते थे उसके मैनेजर से इंटरव्यू करवाया और एक फिर बॉस के साथ इंटरव्यू करवाया। उसके अलावा 2 असेसमेंट ली गई जो कि आइल्स लेवल की असेसमेंट थी। कुश के साथ जितने भी बाकी लोग गए वो या तो इंजीनियर थे या अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेकर बैठे थे, मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे। इनको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब जिस कंपनी ने कुश को हायर किया था उनका हायरिंग मेथड बिल्कुल प्रोफेशनल था। प्रॉपर वीडियो इंटरव्यू, प्रॉपर HR राउंड्स और हर डॉक्यूमेंटेशन एक जेन्युइन कंपनी की तरह था। इसी वजह से कुश को या फिर मैं कहूँ किसी को भी उनके ऊपर शक ही नहीं हो सकता।
फिर मैंने उनको पूछा, 3-4 सवाल मेरे इनसे पूछे कि ऑफिस कैसा है, क्या है। तो उन्होंने मुझे वीडियोस वगैरह भेजे कि ऐसे ऑफिस है, खाने का ऐसा है, आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, सब कुछ उसने फ़ोटोज़ भेजे मुझे। तो एक तरीके से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ। दूसरा मैंने उनको सवाल पूछा कि भाई बाकी यहाँ पे एजेंट जो फ्रॉड करते हैं तो हमें कुछ पैसे देने हैं या नहीं देने जॉब अप्लाई करने के? ये आपसे कोई चार्ज नहीं लेती, ना ही कोई फ़्लाइट का चार्ज लेती हैं, ना ही कोई वीज़ा का चार्ज लेती हैं, बल्कि ये आपको कुछ एडवांस के तौर पे पैसा भी देती हैं, क्योंकि इनको आपके साथ पैसों का फ्रॉड नहीं करना, इनको तो आपसे लोगों के साथ पैसों का फ्रॉड करवाना है। और इसीलिए मैं इसको सिर्फ स्कैम ऑफ मनी नहीं बोलता, स्कैम ऑफ लाइफ भी बोलता हूँ। 8 तारीख को फ्लाइट में बैठा, रात को 9 तारीख को वहाँ पे पहुँचे। 9 तारीख को हमें बताया गया था कि आप आपका एक वीडियो लेके भेजो कि आप कहाँ पे खड़े हो। तो हमें बताया गया था कि गेट नंबर 3 पे पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा रहना है, वहाँ पे आपका नाम लेके खड़े रहेंगे, आपको वो गाड़ी तक लेके जाएंगे। तो एक लड़की हमारा नाम लेके खड़ी थी, वो अच्छी मतलब एकदम ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी लेने के लिए। सबसे पहले हमारा पासपोर्ट मांगा जाता है कि आपको हमने रिसीव किया है तो उसका प्रूफ भेजना है आगे कंपनी में, तो पहले आपका पासपोर्ट दीजिए। पासपोर्ट वो लोग रख देते अपने पास ही। और जब आपको एयरपोर्ट से आपके होटल की तरफ ले जाया जाता है तो ये रास्ते में आपसे आपका पासपोर्ट सिक्योरिटी पर्पजेज़ के लिए ले लेते हैं, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, आपका पासपोर्ट आपके पास अगर नहीं होगा तो आपका अपनी कंट्री में वापस आना लगभग नामुमकिन है। फिर वो लोग हमें लेके के एक होटल में रखा। वहाँ पे होटल में एक रात रुका थे। रात को 3:30-4 बजे एक आदमी आता है, दूसरा ड्राइवर आता है, होटल से लेके एक दूसरे चेक पोस्ट तक दूसरी गाड़ी आती है, फिर तीसरी गाड़ी। वैसे गेम चल रहा है ताकि आप चीज़ों को समझना पाए। हाँ, टोटल दिन चलाई 12 से 13 घंटा। 12 से 13 घंटों में मल्टीपल कार्स को चेंज कर दिया। 12 से 13 घंटे में टोटल मुझे याद है अभी भी, क्योंकि ये जो वो बोलते हैं ना कि ये नाइटमेयर था मेरा, डरावना सपना। 12 से 13 गाड़ी बदली गई है। फिर आखिर में एक रिवर तक लेके आ गया हमें। अब वो रिवर क्या है हमें पता नहीं है। और वहाँ पे 2 आर्मी के कपड़े वाले आ रहे, जो कि थे म्यांमार के आर्मी वाले, बंदूक लेके आ रहे। हमें फटाफट बोट, एक छोटी सी नाव, मतलब मछुआरों की नाव होती है ना छोटी वाली, वो नाव में बिठाया जा रहा है हमें। सामान हमारे पैर में रखे जा रहे हैं, नीचे पूरा गंदा है, पैर में रखना पड़ रहा है सामान, और हमें रिवर क्रॉस करके उस पार लेके जा रहे हैं। तब जाके पता चलता है कि हम इलीगल तरीके से म्यांमार के अंदर एंट्री हो गई है हमारी। वो क्राइम बिना लोकल गवर्नेंस और पुलिस या मिलिट्री के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। जैसे ही हम म्यांमार के अंदर एंट्री होते हैं, हमें एक बहुत बड़े, मतलब समझ लो कम से कम 15 से 20 फीट का गेट होता है, वहाँ पे लेके जाके छोड़ देते हैं गेट के अंदर। थाईलैंड से म्यांमार के अंदर आपको जो है बैक डोर से एंट्री दिलाई जाती है, एक नदी के रास्ते से। और इस कंट्री के अंदर बिना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किए ही आप क्रिमिनल बन जाते हैं जब आप बैक डोर से एंट्री लेते हैं। और अब वहाँ की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो आपसे जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकती है। आपके डिवाइसेस आपसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से अपनी कंट्री या एम्बेसी के अंदर कोई कांटेक्ट कर पाएं। वो लोग हमें लेके जाते हैं एक्चुअल वर्क लोकेशन पे। अब स्टार्टिंग के अंदर आपको एक अच्छी जगह के ऊपर क्यों रखा जाता है? आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए और आपकी स्किल पहचानने के लिए, ताकि ये आपको मॉनिटर कर सकें कि आप किस तरीके के स्कैम करने के कैपेबल हैं। वहाँ पे 2 तरीके के स्कैम चलते हैं, एक होता है क्रिप्टो का स्कैम और एक होता है बैटिंग का स्कैम। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो हर साल इंडिया के अंदर बैटिंग ऐप्स के अंदर लोग हज़ारों अरबों करोड़ रुपए गंवा देते हैं। अब इनकी एल्गोरिदम को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहली बार में आप जीतते हैं, क्योंकि वो चाहता है, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालना चाहता है। फिर उसके बाद में आप कॉन्टिन्यूसली हारते हैं, और जैसे ही आप इस गेम को छोड़ने वाले होते हैं ये फिर से आपको जिता देता है। और इसी तरीके से इसकी जो एल्गोरिदम है वो काम करती है, और आप जब तक इस गेम को खेलते रहते हैं जब तक आप अपना सब कुछ नहीं गंवा देते। हमें क्या करना होता है कि हमें एक वेबसाइट दी जाती .com करके, ये यूएस की रियल एस्टेट की वेबसाइट है। वहाँ पे कैसा रहता है कि आप पर्टिकुलर एरिया, जैसे मैं मुंबई का हूँ तो मैं मुंबई मलाड डालूंगा तो वहाँ पे जितने घर हैं उनके एड्रेसेस आ जाएंगे zillow.com पे।
वैसे यूएस के एड्रेसेस आ जाएंगे। फिर एड्रेस को कॉपी करके हमें डालना पड़ता है कॉम करके एक वेबसाइट है, वो एड्रेस वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो जो घर है पर्टिकुलर उनके कितने मालिक है वो मालिक की डिटेल्स आ जाएगी। फिर हमें बोला जाता था उसमें से फिल्टर करो जिनकी एज 50 साल के ऊपर है और 75 साल के नीचे है, ये हमारे टारगेटेड ऑडियंस रहते थे। फिर उनको कैसे फंसाते थे आप लोग? फिर क्या होता था कि एक वे टू एसएमएस करके एक वेबसाइट है, वहां से फ्री में मैसेजेस आते हैं, तो वहां से वो इन नंबर को मैसेजेस किए जाते थे। पहली बात तो हमें एक फीमेल बन के बात करनी होती थी। अच्छा, क्योंकि हमारा टारगेट थे मेल कस्टमर्स, आदमी थे, तो हमें एज अ फीमेल बात करनी होती थी। तो हमारा जो टैबलेट था कि आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मेरा रिसेंटली डाइवोर्स हुआ है, क्या कोई मुझे सजेशन दे सकता है? आपको ऐसा मैसेज, हमें ऐसा मैसेज भेजना पड़ते थे 800 नंबर को दिन के। उसमें से जो रिप्लाई आते थे उसमें थोड़ी और बातें होती थी, मतलब रिप्लाई ऐसे आते थे कि क्यों इतना लो फील कर रहे हो, क्या आप अकेले हो? तो हम रिप्लाई करते थे, अच्छा वो आपने मुझे रिप्लाई किया, आप बहुत ही प्यारे हो कि आपने इतना इनिशिएटिव लिया कि आप पूछो करके। फिर और वहाँ से छोटी बातें होती थी। फिर जैसे ही हमें बोला जाता था उनके पास से उनका व्हाट्सएप नंबर लीजिए, जैसे ही वो व्हाट्सएप नंबर आ जाता था हमारे पास, वो हमें हमारे चाइनीज टीम लीडर को देना पड़ता था। और इस जगह के ऊपर जितने भी ये लेविस ऑफिसेज हैं, इनके जो बॉसेस हैं वो सारे के सारे चाइनीज हैं। और चाइनीज के जो बंदे हैं वो चैट करने में इतने प्रोफेशनल है कि आपको ज़रा भी भनक भी नहीं होगी कि आपके साथ कोई आदमी चैट कर रहा है, आपको ऐसे लगे कि वो औरत ही चैट कर रही है। पूरी दुनिया की क्रिप्टो की जो मार्केट है वो लगभग $3.2 ट्रिलियन है, और इसीलिए लोग जो है इसमें आए दिन पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कभी किसी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो कभी किसी को अच्छा नुकसान होता है। लेकिन अगर क्रिप्टो स्कैम की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जब भी स्कैमर आपसे कनेक्ट होता है तो वो एज ए मेंटर आपको गाइडेंस देता है। वो एक फेक वेबसाइट जो कि क्रिप्टो बेस्ड होती है उसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट कराता है, और स्टार्टिंग के अंदर आपको एक अच्छा मुनाफा भी देता है, और उस पैसे को जो है आप विड्रॉ भी कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद आपका इन्वेस्टमेंट जब इसके अंदर बढ़ता चला जाता है तो ये लोग जो है वेबसाइट को डाउन कर देते हैं, और इसके साथ ही आपका जितना भी क्रिप्टो मनी है वो सब चला जाता है। अक्सर क्रिमिनल एक वॉलेट से पैसा सेपरेट वॉलेट्स में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस को टम्बलर बोलता है, कि पैसे की टम्बलिंग करना। फिर 100 वॉलेट से पैसा दूसरे डिफरेंट 100 वॉलेट्स में जाता और मल्टीपल लेयर्स क्रिएट की जाती। ये एक ही टाइम पर ही होना, अलग अलग टाइम पर होता, सिंक्रोनाइज ये होता, एसिंक्रोनस होता। इसमें कई सारे ऐसे वॉलेट्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं जिसमें गेमिंग करेंसीज का पैसा होता। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये गेमिंग का पैसा है। फिर इस पैसे को आइडेंटिफाई करके अलग निकाला जाता है और इवेंचुअली 6 या 7 लेयर के बाद पैसा किसी ऐसे वॉलेट पर डाला जाता है जहां से ही किसी एक्सचेंज के थ्रू पैसा रियल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाए। जब सारे क्रिप्टो वैलेट्स की इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला कि मल्टीपल वैलेट से बहुत सारे USDT अमाउंट्स को रीराउट करके एक ही वैलेट के अंदर भेजा गया। एक लंबे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बाद जब इस लेजर को एनालाइज किया गया तो पाया गया कि जो व्यक्ति फाइनली बेनिफिशियरी है वो तो एक चाइनीज नेशनल है और एक बड़े माफिया गैंग का मेंबर है। जिस जगह आप गए थे उसका नाम केके पार्क है। केके पार्क 2019-20 के आसपास नया बड़ी एरिया में वही नदी के किनारे थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर है। ये वो एरिया है जहां पर कई सारे डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं। क्लैरिटी नहीं है कि उसकी कंट्रोल म्यांमार के पास हो या थाईलैंड के पास। केके पार्क इतना बड़ा है कि एक शहर जितना बड़ा है। कमाल की बात है कि अपने आप में एक पूरी सिटी है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं। इतना बड़ा इकोसिस्टम बिना किसी लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि इलीगली आंशिक तौर पर कहीं ना कहीं म्यांमार सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या तो अपनी आंखें बंद किए रहे या उनके सपोर्ट के साथ ये एड
एक बड़े से केके पार्क में 6 सब पार्क है। एक पार्क के अंदर 30 कंपनियां हैं और हर कंपनी का ऑन एन एवरेज एक महीने का 15 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू है। 15 मिलियन US डॉलर। यूएस डॉलर का रेवेन्यू है। केके पार्क की कहानी दरअसल 2013 में शुरू हुई थी, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था, जहां पर वो एक टैक्स फ्री जोन क्रिएट करना चाहते थे इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, जो बॉर्डर ट्रेडिंग है उसके लिए, ताकि कोई भी ऐसा कंटेनर, कोई भी ऐसा माल जो दूसरे देशों को सीधे जाना है उस देश के अंदर वो उस एरिया के थ्रू मूव हो जाए और बिजनेसेस वहां आए, कंपनीज वहां ऑफिसेस सेटअप करें, जैसा कि दुबई में होता है, जैसा कि सिंगापुर में होता है। उस उद्देश्य के संग केके पार्क सेटअप किया जा रहा था। लेकिन चूंकि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं फुल्ली खुली है, उस तरह के बिजनेसेस ज्यादा आए ही नहीं, तो फिर उसका दूसरा यूज था क्या? और पूरा केके पार्क धीरे धीरे चाइनीज माफिया के चुगड़ में आ गया। एक्चुअली म्यांमार में मिलिट्री ही राज करती है और ये मिलिट्री चाइनीज के पास बिक चुकी है। वहाँ पे हमें बताया, मतलब हमने देखा हुआ है कि वहाँ की मिलिट्री को 100 से 150 मिलियन डॉलर एक एक महीने का उनको दिया जाता है, ताकि वो केके पार्क को गार्ड कर सके, केके पार्क के अंदर के आदमी को बाहर ना जाने दे पाए। अगर रास्ते में भी कोई इंडियंस दिख जाता है या कोई भी फॉरेनर दिख जाता है, वो सीधा उनको वहां से पकड़ के केके पार्क के अंदर फेंक देते थे। देखिए, एक बार आप भरोसा करके वहां पहुंचे तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपके पास कोई लाइट ही नहीं है, क्योंकि उस देश के कानून के हिसाब से आप इलीगली वहां हैं, क्योंकि उस कंपनी ने उस देश की सरकार को भी भरोसा नहीं दिलाया कि आप जॉब करने आए हैं, या पकड़े भी गए तो वहां भी झेली जाएंगे। आप किसी से मदद नहीं ले पाएंगे, आप भागते फिरेंगे, और यदि आपका पासपोर्ट भी उन्होंने फाड़ दिया तो आप भारतीय दूतावास भी नहीं जाते, और हो सकता है कि वो आपको निकलने ही लाते, सिचुएशन ऐसी हो कि आप जेब में ही हो, तो फिर आपके पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब दुनिया के अंदर म्यांमार ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर ऐसे स्कैम होते हैं। इसके अलावा लाओस, कंबोडिया और दुबई जैसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम होते हैं। और सपोज आप जैसे केके पार्क गए, वहाँ आप काम नहीं करते, आपने मना कर दिया काम करने के लिए, तो क्या करते थे उस कंडीशन में? आग जलती हुई सिगरेट से हमें जलाया जाता है। अगर आप मेरे हाथ पे देखोगे, यहाँ पे ये सारे स्पॉट्स है, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे सिगरेट्स, जली हुई सिगरेट्स, पूरा पैर भरा हुआ है, चेस्ट पे है, बैक पे है, सारी जगह पे आपको जली हुई सिगरेट से जलाया जाता है। मैंने कोशिश करी थी भागने की, 20 दिन मैं भागने की कोशिश किया था, उन लोगों ने मुझे गेट के ऊपर पकड़ लिया था। गेट के पे पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे 8 दिन के लिए जेल के अंदर बंद किया गया था। खाने के नाम पे कच्चे चावल दिए जाते थे, वो भी एक कटोरी छोटी वाली, पूरे दिन में एक बार। और पानी, आपको जो वॉशरूम के लिए पानी यूज़ होता है, टॉयलेट के लिए पानी यूज़ होता है, आपको पीना भी वही है, और अगर आपको टॉयलेट आते है तो वह करना भी वही है। मतलब अगर आपको सपोज फ्रेश होना है, वहीं करना है तो वहीं करके वहीं सो। हाँ, और वो जेल में मेरे अलावा और कितने लोग फ्रेश हुए रहेंगे, कितने लोग टॉयलेट गए रहेंगे, कुछ ऐसा पता नहीं। अगर कोई काम नहीं करता है तो उसको इसके अलावा और क्या क्या टॉर्चर किया जाता है? मारा जाता है, इतना मारा जाता है, रॉड से मारा जाता है। बाद में वो जहाँ यहाँ पे मानो इंडियन पुलिस वाले वो एक इलेक्ट्रिक वाला डिवाइस लेते हैं जो करंट देता है, उसे करंट दिया जाता है, यहाँ पे करंट दिया जाता है, यहाँ पे करंट दिया जाता है, यहाँ पे करंट दिया जाता है। तो कुछ क्या इसमें लड़के जा रहे हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं? वो चाइनीज इतने बुरे हैं कि लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करे जाते हैं, सबके सामने कपड़े निकाल के उनका फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है, उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, और लड़कियों को सरेंडर होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप नॉन स्टॉप 3 या 4 महीने तक अगर आप काम नहीं कर पाते हो, परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, तो आपके ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, जैसे किडनी हो गया, आंखें निकाल दी जाती। ये 2 चीज़ वहाँ पे रेगुलर होता था।
अब केके पार्क जैसी जगह में लोगों को 17-17 घंटे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे सिर्फ काम करने से मतलब नहीं है, आपको जो टारगेट दिया है अगर वो टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो आपके काम को जीरो माना जाता है। उसके बाद आपको पीटा भी जाता है, आपको सज़ा के तौर के ऊपर जेल में भी बंद किया जाता है, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर 3 से 4 हज़ार डॉलर के अंदर बेच भी दिया जाता है। जब आप वहाँ फंस तो गए थे तो मैं अब एक कुश को देख रहा हूँ कि कुश म्यांमार में है, कुश वहाँ पर फंस चुका है, 8-10 दिन से उसको कोई खाना नहीं मिला। और अब मैं जिस कुश से बात कर रहा हूँ वो इंडिया में बैठा है। तो वो वहाँ से यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसे, मतलब कैसे, ये एक लक था आपका या कोई कोइंसिडेंट था? सरकार की तो थी पहल, सरकार की पहल से आप यहाँ तक आए, बिना सरकार के अप्रोच के आप नहीं आ सकते। तो एक बार वो बताइए सब चीज़ें। 22 अक्टूबर 2025 वहाँ पे केके पार्क में होती है सबसे बड़ी रेड, और वो रेड में गेट खुल जाते सबके लिए। वहाँ पे बाहर के साइड हमारी इंडियन एम्बेसी रुकी हुई है हमें मदद करने के लिए। इंडियन एम्बेसी को अंदर आना है, कोई भी एम्बेसी को अंदर आना अलाउड नहीं था, वो सिर्फ बाहर जो आ रहे थे उनको ही हेल्प कर सकते थे। तो जैसे गेट खुले लोग पागलों की तरह भागे, कपड़े या कुछ भी, मतलब अपना कोई भी सामान लिए, सिर्फ पासपोर्ट लेके भाग रहे थे गेट के बाहर। जैसे गेट के बाहर भाग रहे थे मिलिट्री ने पूरी कोशिश करी थी रोकने के लिए, जो कि म्यांमार की मिलिट्री है, पर लोगों ने उनको भी साइड करके जैसे तैसे करके गेट से बाहर निकले। वहाँ पे गोली भी चली है हमारे इंडियन, जैसे हमें पता चला है कि 19 से 20 इंडियंस भी मारे गए गोलीबारी में। जितने लोग इंडियन एम्बेसी के पास पहुँच पा रहे थे, इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव लिया था हमें रेस्क्यू करने का। पहले हमें एक मिलिट्री कैंप में लेके गए जो सेफ था, वहाँ पे हमने रखा। वहाँ पे हमारे पास से सारे हमारी इंफॉर्मेशन ली गई। जिनके पास पासपोर्ट थे उनका इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवाया पहले, ताकि वो हमें इजीली इंडिया लेके आ सके। जिसके पास पासपोर्ट नहीं थे उनका वाइट पासपोर्ट बनाने का एप्लीकेशन स्टार्ट किया, टेम्परेरी पासपोर्ट जो बोला जाता है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे इंडिया में जो एम्बेसी है उनको कनेक्ट करके दिया। इंडिया से ऑफिशियल्स आए, उन्होंने फास्ट ट्रैक पे ये किया, एप्लीकेशन प्रोसेस करना स्टार्ट किया। और फर्स्ट रेस्क्यू हुआ था 6 नवंबर को। सारे लोग को पहले जमा किए गए एक जगह पे। सेकेंड फ्लाइट थी 10 नवंबर को, जिस पे मैं आया हूँ। और इंडियन आर्मी का प्लेन आया था हमें लेने के लिए थाईलैंड के अंदर। यूथ है जो नौजवान है, जिसको नौकरी चाहिए है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है भरोसा करने के, वो आज नहीं तो कल किसी और तरीके से भी इसमें फंस सकता है। हमें पता है कि बहुत बड़े न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट, उसको यूएस में एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, जो उसने भरोसा कर लिया, जो कि हर दिन फैक्ट चेक भी करती है। तो फिर एक आम नौजवान जो शायद इतना टेक्नोलॉजी को न जानता हो, वो तो गलती कर ही सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतनी आसानी से फॉरेन कंपनीज के जॉब ऑफर नहीं आते। यदि आपको कोई फॉरेन कंपनी जॉब ऑफर दे ही रही है, और वो भी सिर्फ लिंक्डइन पर आपको ढूंढ के या सोशल मीडिया पर, तो तुरंत सचेत हो जाए, 99% ही फेक होगा, किसी को याद है। क्योंकि हर देश की जो पहली प्रायोरिटी होती है अपने खुद के लोगों को जॉब देना। और आज जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, इमिग्रेंट्स को जॉब इतनी आसानी से नहीं कर रही। तो ऐसी क्या खूबी है आपने कि वो आपको वहां ले जाना चाह रहा है, जब आप एक्सपीरियंस भी नहीं है, जब आप कोई बहुत बड़ा टैलेंट भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता। आपको जॉब क्या दी जा रही है, जनरल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये तो वहां भी मिल जाएंगे ना। इसमें कोई ऐसी खास टैलेंट की जरूरत नहीं। थोड़ा सचेत होता है, कुछ तो गड़बड़। ये कुछ रेड फ्लैग है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही फ्रॉड, लेकिन 99% की तो है गारंटी। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि साइबर क्राइम की इस दुनिया में आपकी अवेयरनेस ही आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है। जय हिंद, जय भारत।